हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और इसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे। तो इसे सारे कुछ करेंगे, लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is meiosis cell division. Friend, here is a mistake of printing is a mitotics. Is a wrong pronunciation. MEIOTIC is wrong. It is a meiosis cell division. Okay, means a GK is a meiosis means make a smaller. Asisma means action. So meiosis is a cell division. This division is also known as the reduction division. It is a reduction division, but why this name? Why this name? This is because this kind of cell division is a normally chromosomes member of the mother cells is reduced to the half in a daughter cell. Friend, why it is called a meiosis cell division? Means reduction division. There is a name of coming. There is a chromosome number of the mother cells is reduced to half in a daughter cell. The normally chromosomes number is a human beings is 46, means 26 pair of chromosome. But as a result of meiosis in ovary and testes, this number is a valid to 23 in the daughter cells is called sperm or the eggs. And where does it occur? It's occur in the reproductive cells in the testes of male and in their ovaries of female animals, and the plant in the polymerase mother cells of the anthers male organs, and in the megaspores mother cells of ovaries female organ of the flower. And why does it occur? It means the chromosome number is reduced to half so that when it doubles at the fertilization, zygote formation, during the reproduction, it is once again become a distorted to be a diploid state. The number of chromosomes remain to constant in the species and generations after generation. Cell divided is a mitotically in their organism that are reproduce vegetatively and asexually. Thus, there are no change in the number of chromosomes, but sexually reproducing organs from a gamete such as the sperm in a male and ova in a female. The male and female gamete fuse to from the zygote which develop into the new individual. There is, if
These gametes were produced by the mitosis. Their offsprings are developing from to zygote, then would we have to double the number of chromosomes in the next generations. Every living organism has a defined a number of chromosomes in its body cells. Example, onion cells is a 16, potato cell is a 48, and horse is a 64, man is a 46. There is a dividing of chromosome. Friend, onion cell is a 16 chromosome, potato is a 48, horse has a 64 chromosomes, and man is a 46. Therefore, to keep the chromosome number of constant to reproductive cells of the parents, and ovaries and testes animals, and the pollens mother cells in the anther, and there are megaspores mother cells in the valules inside their ovaries in plant, divided through the mitosis. Here, so in this picture, the cell ball formation after the mitosis in a plant cells. There is a mitosis in a plant cell. There is a spindle cells, a quarter, a new cells ball forming, and complete cells ball separated daughter cell in this stage. Yeah. How does the mitosis occur? How does the mitosis occur? Mitosis is characterized by the two successive division of the nucleus, mitosis 1 and 2, and cytoplasma, where is the chromosome divided only once. The phase of the mitosis division are given flow chart through here. The interphase, which is the proceed to the onset of the mitosis, is a similar to be interphase, which is the proceed of mitosis. At the S phase, the DNA molecules of each chromosomes duplicate to give rise to be two DNA molecules, and hence two chromatids are there found in the one chromosome attached to a single centromere. Here, so this is flow diagram. There is mitosis division. Mitosis division is the two phases converted, mitosis 1 and mitosis 2. Here is mitosis 1 divided by the prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And there are paraphase division by leptoteins, zygoteins, patoteins, and diploideins and dialokinesis. And second is the second phase mitosis. There is a divided by paraphase 2, metaphase 2, and anaphase 2, telophase 2. There is a division. The mitosis 1 and mitosis 2 are the continually and have been to divided into the substage. Only one for there is a convention to study a process of nuclear division. तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन कर रहे हैं, तो हमने जो है सूत्री विभाजन पहले कर चुके हैं जिसको हम म्यूटेसिस कहते थे. अब जो हम करेंगे असूत्री विभाजन जिसको हम म्यूटेसिस कहेंगे. ऐसे इंग्लिश में जो है मिसप्रिंट हो रखी है, तो आप कन्फ्यूज़न मत होना. वहाँ पर जो है म्यूटेसिस नहीं है, म्यूसेसिस है. ठीक है. तो कहते हैं कभी कभी किताब छापने वाले भी गलतियाँ करते हैं, तो गलतियों को सुधारना ही हमारा काम है. तो ये आप ध्यान रखना कि उसमें मिसप्रिंट है. तो ये बात को लिए मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिसप्रिंट हो रखा है, तो उसको आप म्यूसेसिस ही पढ़िएगा. ठीक है. क्योंकि ये असूत्री विभाजन है तो उसको म्यूसेसिस ही कहा जाता है, म्यूटेसिस नहीं कहा जाता है. ठीक है. इसी विभाजन को जो न्यूक्लियस विभाजन भी कहते हैं. यानी आपको पता होना चाहिए कि म्यूसोम्स का नॉन्स का मतलब था छोटा बनना और सिस का मतलब था क्रिया. यानी इस विभाजन को जो है न्यूनकारी विभाजन यानी डिडक्शन ऑफ डिवीजन भी कहते हैं. और इस कोशिका विभाजन में जनक कोशिका के सामान्य गुणसूत्र संख्या संगत कोशिकाओं के घटक आदि रह जाती है. जैसे उदाहरण के लिए आपको पता ही होगा कि मनुष्य में सामान्य गुणसूत्र की संख्या जो होती है 46 होती है. यानी इसका जोड़ा जो होता है 23 जोड़े पाए जाते हैं. तो 46 होते हैं और 23 जोड़े जो हैं पाए जाते हैं. यानी इसमें जोड़े के रूप में अगर देखोगे तो 23 जोड़े होते हैं. लेकिन अंडाशय और जो भूषण में असूत्री विभाजन के फलस्वरूप संगत कोशिकाओं की संख्या घटकर आधी अथवा 23 रह जाती है, जो कि इसको बहुत ही अलग बनाता है और विशिष्ट बनाता है. कहते हैं असूत्री विभाजन कहाँ होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है. यह विभाजन जनन कोशिका में होता है. उदाहरण के लिए नर प्राणी के जो है भूषण में और मादा के अंडाशय में होती है. और पौधों में जो है प्राग कोशन में यानी नर जनक अंगों के प्रागण जनक कोशिकाओं में पुष्प के अवशोषित को जो मेगा स्पोर जनक कोशिकाओं में बनता है. तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर जो है मिटोसिस का अपना एक योगदान होता है और इसी से जो होता है नया जीव की उत्पत्ति होती है. तो मिटोसिस डिवीजन इसलिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम इसको अर्धगुणसूत्री कहते हैं, क्योंकि ये मादा जनन अंगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. उसके बाद कहते हैं अर्धगुणसूत्री विभाजन क्यों होते हैं आखिर. कहते हैं म्यूसोसम में जो है गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है
और निषेचन युग्मक निर्माण के दौरान जब यह संख्या दुगनी हो जाती है तब यह संख्या फिर से सामान्य हो जाती है। किसी भी स्पीशीज के गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनी रहती है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहते हैं और ट्रांसफ़र होना ही इनका कार्य है। कहते हैं उन जीवों में जो कार्य कुल अलैंगिक रूप से जनन करते हैं कोशिका सूत्री विभाजन से विभाजित होती है और इस प्रकार उसे गुणसूत्र की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव जो होते हैं गैमेट युग्मक उत्पन्न करते हैं और ये नर में जो है शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु उत्पन्न करते हैं। नर व मादा युग्मक जो है परस्पर संगलित होकर युग्मक यानी जायगोट बनाते हैं जो कि परिवर्धित होकर नए जीवों का रूप ले लेते हैं। ये नर तथा मादा में जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं मादाओं में जो है अंडाणुओं के लिए ये अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है और नर में जो है शुक्राणु के लिए। कहते हैं इनमें जो होता है मादा युग्मक गैमेट बनाती है और संलग्न होकर युग्मन यानी जायगोट बनाते हैं जो परिवर्तित होकर नए जीव का रूप ले लेते हैं। आपने देखा ही होगा जब बच्चे का निर्माण होता है तो ये मेटासिस डिवीज़न ही होता है। ठीक है, आप सोचते हो कि मेटासिस डिवीज़न जो है क्या होगा कार्य। दोस्तों आपको पता है जब जीवन की उत्पत्ति होती है, जब जो स्पर्म जो होता है अंडे में मिलता है तो वो वहाँ पर जो होता है कुछ दिन क्लीवेजिंग होती है। ठीक है, ये क्लीवेजिंग स्टेज जो होती है मेटासिस डिवीज़न के कारण ही होती है। तो तब जाके जो है अंडे आपस में जो है जो स्पर्म होती है डिवीज़न खुद को करके एक नए बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कहते हैं यदि ये युग्मक जो है सूत्री विभाजन के जरिए बनने होते हैं तो अगली पीढ़ियों में जो है युग्मन से बनने वाले संतति में जो है गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है। यानी प्रत्येक जीव प्राणी के कार्य कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या जो होती है एक निश्चित होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो प्याज की जो कोशिकाओं में जो है 16 क्रोमोसोम होते हैं और आलू में जो है 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हो कि प्याज में 16 होते हैं, आलू में 48 होते हैं, घोड़े में जो है 64 होते हैं और मनुष्य में जो है 46 होते हैं। तो इसलिए जो क्रोमोसोम की संख्या को स्थिर रखने के लिए जनकों की प्राणियों में अंडाशयों और जो है भूषणों के और पौधों में परागण कोश के परागजनक कोशिकाओं अंडाशय के भीतर बीजांडों में जो है मेगा स्पोर जनक कोशिका जनन कोशिका एक विशिष्ट किस्म के विभाजन द्वारा बांटती है जिसे हम अर्धगुणसूत्र कहते हैं। यानी जो भी विभाजन होती है वो होती है अर्धगुणसूत्र के कारण जो है ये विभाजन संभव हो पाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, चित्र में भी साफ दिखाने की कोशिश किया गया है कि पादप कोशिका में जो है असूत्री विभाजन के परिणाम से कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। पहले में देखोगे डायग्राम में जो है तंतु कोशिका जो मध्य तल है वो डिवीजन कर गई है और जो है नई कोशिका जो निर्मित भित्ति बनाना स्टार्ट कर दिया है। और एटलीस्ट जब ये पुण्य बनता है जो सेकंड डायग्राम में बताता है कि पुण्य बनी जो है कोशिका भित्ति तो कोशिका को अलग करती हुई दिखाई दी गई है। तो इस तरह से जो है विभाजन होता है और कहते हैं ना कुछ फादर का और कुछ मदर का गुण जो है बच्चों में ट्रांसफ़र होती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, ऐसा कैसे किया जाता है। कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन की जो है खास बात यह है कि इसमें से प्रत्येक मियोसिस 1 और 2 कोशिका द्रव्य क्रमश 2 बार विभाजित होती है। जब जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम एक ही बार बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रवस्था का प्रभाव अरेख जो है कुछ नीचे दिखाया भी गया है जिसमें पूरी बात क्लैरिटी हो जाएगी। कहते हैं मियोसिस आरंभ होने से पहले ही जो अंतरावस्था इंटरफेस जो है मियोसिस आरंभ होने से पहले की अंतराल के समान नहीं होती है। इस प्रवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र का डीएनए दुगुनी होकर 2 डीएनए अणु प्रदान करती है और इसलिए ये गुणसूत्रों में 2 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं जो एकल सेंटीमीटर्स पे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें पूरा क्लैरिटी है कि मियोसिस जो होती है 2 भागों में बढ़ जाती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और जो मियोसिस 1 होती है वो जो है 4 अवस्थाओं में बढ़ती है, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चिम अवस्था, अत्यावस्था। और जो पूर्व अवस्था होती है वो जो होती है 5 भागों में बढ़ती है। ठीक है, लेप्टोटीन्स में, जाइगोटीन्स में, पैकिटीन्स में, सिप्लोटीन्स में, डायोकाइनेसिस में। और जो अब मियोसिस 2 होता है वो भी 4 फेज में बढ़ता है, पूर्व अवस्था 2, पूर्व अवस्था 2, ठीक है, मध्य अवस्था 2, पश्चिम अवस्था 2, अत्यावस्था 2। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है, इनको जो है विभाजन करना इनके जो गुणसूत्रों को आगे बढ़ाने के समान है। द फर्स्ट ऑफ द मियोसिस डिवीजन फर्स्ट like a mitosis is a mitosis 1 also considered 4 stages: paraphase 1, metaphase 1 and anaphase 1 and telophase 1. Here is the paraphase 1. The paraphase 1 is a mitosis 1 is a much longer is compared to the paraphase of mitosis. It is a further divided into the following 5 sub stages. The first is the leptostone, a GK lepto thing, then a thread. Here is a shown in this diagram.
The chromosome become a distracted and there appear a long and thin thread bearing a fine braid due to condensation of calling of DNA at a special point called chromosome. At the leptostone is shown in this diagram. The each chromosome consists of two chromatids held together by the centromere, but they are not easily visible. And nuclear membranes are nuclei to are distracted. There is a next is a zygote. Zygoten mean is a GK is zygo pairing. Is a chromosome contains coilings and they become a shorter and thinner. That is similar to the homogenesis as a chromosomes start the pairing from a one end. The pairing is known as the symphosis. Then each pair of homologous chromosome is called bivalents. The nuclear membranes and the nuclei are distracted. There are zygotens shown in this picture. They are centromeres and a chromosome bivalent. They are a formation. The next is pacrodotens. Their GK fellow means think. There is a chromosome become a shorter and thinner due to the further coiling. And the each pair until called the bivalent showing to four chromatids senus to bivalent. They are also known as tetravalent. There is a crossover occur at the end of the penetrance is a break and exchange of the paired genes and occur between non-sister chromatids types of a homologous pair. The point of interchange and the rejoining a pair X-shaped and known as the sema is a purely sementa as are the point of crossover. So showing this diagram chromatids, centromeres and chimeras. There is a formation of new pastocine. They ask the diploptan. There is important. Diploptan is a diplo means double chromosome continued coiling to the further and become a shorter. The centromeres of the homologous chromosomes start to deplete each other. The two non-sister chromatids of homologous pair of chromosomes remaining attached at a one or two pointed to the center. There is a nucleus and the nuclear membranes become indistracted. It is their symmetoma and that exchange of segment of the non-sister chromatids genes between to the homologous chromosome has taken place. The process of gene exchange is known as a genetic recombination. And their fifth is a diaconesis. Diaconesis is a GK is a di throw. It is a different direction. Kinosis means to motion. There is shown in this picture. The valence become to the shorter and thickness due to the maximum coiling. And the centimeters is a non-homologous pairs of homologous chromosomes of a bivalent move apart due to the repletion from each other. Consequently, there is a valence acquired various configurations such as the O, X, or A depending upon to the number of chromatids per valent. The nuclear membranes and nuclei disappear. The spindle formation is the completely, and sixth is the metaphysis one. There is a metaphysis one. There is a valence arranged to themselves at their equatorially split. The homologous chromosomes arranged in such a way that all maternal or all paternal chromosomes do not get attached to same pole. In other words, some maternal and some paternal chromosomes are joined to each other. So in this picture, the metaphysis is the balanced equator is divided by the two poles. The two poles is a chromosome divided by each other. The spindle fiber is attached at the centromere of the chromosome. There one centromere is valent is joined to one pole and second centromere to join to the opposite pole by their separate spindle fiber. The seventh is anaphase 1. There is spindle fiber shortened. There are centromeres of homologous chromosomes are pulled along by the spindle fiber to about the opposite pole. No division of centromere for here. There is a homologous chromosome and the pole divided by the two stage. Thus, there are half of the number chromosome, the each with their two chromatids of the parents and shall go to the one poles and the remaining half to be opposite pole. Each set of chromosomes that move to be one pole consists of the mixture of the paternal, their maternal chromosome part, new genes combination. This is the basic reason for the mixing of the maternal and paternal genes in the product of mitosis. The 8 is the telophase first. There is the
So in this figure, here the separate of chromosome uncoiled in their new formative daughter nuclei. There the daughter nuclei have the half the number of centromeres there compared to that in their parent nucleus. But sign each centromeres has a two chromatids is the amount of DNA at the two poles at the telophase 1 is the same and 2n diploid as the parents nucleus wherein their chromosome had a duplicated at the S phase. Their amount of DNA in the dividing cell up to anaphase 1 was 4n. The total cells now have half their amount of DNA as compared to that at the anaphase 1, that is 2n. Then nucleus repair and the nuclear membranes form. The rod of nucleus enter into the second mitosis division. There is shown in this picture, there are independent two mitosis division for the metaphase 2 stage. Second is the mitosis division has to be same for a stage. Paraphase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Here is a call to the mitosis. There are not a mitosis. Mitosis is a wrong word. There is a mitosis division has to same for a stage. There is a paraphase 2, metaphase 2, and anaphase 2 and telophase 2. First is a paraphase 2. The chromosome shorten and the chromatids become restricted. The two chromatids of the each chromosome attached to their single centromere. Formation of spindle start, nuclei and the nuclear membranes begin to disappear. And second is a metaphase 2. Here showing this picture, they are divided by the two stages. The chromosome arrange themselves along the equator. The formation of spindle aperture is completed. There, the centromeres of each chromosome is attached by the two spindle fiber to be opposite pole. The anaphase 2, the centromere is each chromosome divided so that each chromatid has its own centromere and each chromatid now is a complete chromosome. The chromatids get there is a respect to their centromeres and they become a daughter chromosomes and begin to the move to about to the opposite pole due to a contraction of spindle fiber. The fourth is the telophase 2. The one reach of the pole, the chromosomes organize themselves into the haploids, daughter's nuclei. The nuclei and the nuclear membranes reappear. Each of the four daughter nuclei has a half the number of chromosome n as well as there of half of the amount of DNA is compared to the parents nucleus 2n. There are cytokinesis. The cytokinesis is that this may be occur in the two successive stages, one after meiosis 1 and the after meiosis 2. Some instance is occur by only after meiosis 2. Thus, the after mitosis cell division for a diploid cell are formed. The significance of meiosis it is a help to maintain a constant number of chromosomes in different generations of species undergoing to the sexual reproduction. The meiosis occur during to the gamete formation, gametogenesis, and the reduce the membranes of chromosome from the diploids to and to the haploid in their gametes. This haploid gamete fuse to be form a diploid's gamete and during to the fertilization, the diploids is a zygote develops into the normal diploids individual. The meiosis establishes a new combination of characters due to be a mixing of parents and maternal chromosome and crossing over to during to the paraphase 1. As a result of pregnancy, inherit their tail of both mothers and the father of new gene combination. They are important for the birthing of the new ones. Their father and mother genes same amount. The next is a comparison of mitosis and meiosis division. There are meiosis. First is a mitosis division and second is a meiosis division. The first cell division by only once. There are two cell division. First is a mitosis division and the second is a mitosis division. There is a first and second division. There is a first will take place in the somatic cells well as the reproductive cell which is a maybe haploid and diploids and polloids. And second is there take place only a diploid germ cells. And next is the duration of the phase is a shorter few here. The paraphase 1 is a completely longer, take a many days. Their paraphase simple. Paraphase 1 is the complicated having to 5 sub-stages, namely a leptostome, zygostome, phenostome, diplotense and diclosnesis. First is the symbiosis does not be occur, but secondly is the symbiosis is the homogenesis chromosome take place during to the paraphase 1. The no
No exchange of the segment during the phase between two non-sister chromatids of chromosome. Second is the exchange of segment during two crossings over between non-sister chromatids of two homogeneous chromosomes take place. Then 9 point the each chromosome consists of two chromatids until to the centromere, and second is the each bivalent have a four chromatids and the two centromere. The next point is a false. The chromosome are duplicated at the beginning of phase. Here second types in a phase 1 is a chromosome pair to single, for the DNA duplication has been taken place in the interphase 1. And first in a metaphases, all the centromeres lines up in the same plan. The second is in a metaphase 1 and the centromeres are lined up into two plans which are parallel to the one to the another. And the first is the metaphasis is a plate is made of the duplicated chromosome. The second is the metaphasic plate is made of a pairing of chromosome. And first is the centromere division take place is during to anaphase. Here is the second, so no centromere division during to anaphase 1, centromere divided only during to the anaphase 2. And the next point is first is a spindle fiber disappear completely in the telophase. There is second is a spindle fiber do not disappear completely during to the telophase 1. And next is the first is the repairings of nuclei at the telophase. The second is the nuclei do not appear in the telophase 1. The first stage is a metasis. There a chromosome number does not be changed at the end of metasis. And metasis is the second phase. There is a reduction of the chromosome number from the diploid and haploid. There is a first is the genetic constitution of the chromosome daughter cell is viewed identically to that of parent cell. Here is the second is the genetic constitution of the chromosome in a daughter cell is different and compared to be a parent cell. The daughter cell is the chromosomes containing a mixture of maternal and paternal genes. There is a first is a mitosis is a shorter duration, but meiosis is a so longer durations. It is the base of growth of repair and reproduction of vegetative and sexual reproduction organism, and there it is the basis of maintain of chromosome number of different generation of a species, reproductive, sexual as well as providing genetic variation in the pregnancy. And what is the karyotypes? Their chromosome can be seen or distributed only at the metaphase. There are then the photographed it's at a cut arranged in the pair of according to the size. Such arrangement of a homologous chromosome of the individual of descending order according to the size is a term as the karyotypes. See the human karyotypes in the chapter 21 of next for other. तो इसमें जो है असूत्री विभाजन एक जो होता है क्या कहता है, सूत्री विभाजन की भांति मियोसिस में भी 4 अवस्थाएं होती है, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था, अंतिम अवस्था। देखिए दोस्तों ये याद करना बहुत ही इजी है, मेसोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज, यानी ये याद करना आपके लिए बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है कि असूत्री विभाजन एक की पूर्वावस्था सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से कहीं अधिक लंबी अवधि तक चलती रहती है, यानी थोड़ा लंबा होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम ही बताया गया कि लेटोटोन टीन्स में कैसे दिखाया गया है। यह अवस्था फिर और आगे निम्नलिखित 5 उपावस्था में बढ़ जाती है, यानी ये 5 अवस्थाओं में बढ़ जाती है, जिसमें पहला तो आता है तनु सूत्र यानी लेप्टोटिन्स। ठीक है, लेप्टोटिन का मतलब होता है पतला और तनु का मतलब होता है सूत्र। गुणसूत्र जो है सघन डीएनए के कुंडलन यानी स्थूल गाढ़ बनाने के परिणाम स्वरूप विशिष्ट बिंदु जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं पर लंबे एवं पतले सूत्र जिस पर काफ़ी छोटे छोटे वेड़ होते हैं के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है प्रत्येक गुणसूत्र अब 2 क्रोमेटिन का बना होता है और ये दोनों जो क्रोमेटिन है सेंट्रोमेयर्स जरिए परस्पर जुड़े रहते हैं, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ये बात इनका इंपॉर्टेंट है। केंद्र की झिल्ली और केंद्रीय स्पष्ट होते हैं। दूसरी बात कहता है युग्म सूत्र को, जिसको हम जायगोटीन भी कहते हैं। जायगोटीन का मतलब होता है, जायगो का मतलब युग्म। ठीक है, गुणसूत्र कुंडलित होकर छोटे और अधिक स्थूल हो जाते हैं, जैसे चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है, उसमें कहते हैं सामान्यतः जो समजात यानी होमोलोगस क्रोमोसोम छोर पर से आसपास आकर परस्पर युग्मन आरंभ कर देते हैं। इस युग्मन को जो है सूत्र युग्मन सिम्पोसिस भी कहते हैं। समजात गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ी को जो युग्मलिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। उसके पश्चात जो है कहते हैं केंद्रीय झिल्ली और केंद्रीय स्पष्ट होते हैं। अब इसमें तीसरी बात जो इसकी रिवीजन होती है वो होती है स्थूल पटल पैकेटिन। ठीक है, यानी
ग्रीक वर्ड में पैकेज का मतलब होता है मोटा, और अधिक कुंडल के कारण जो है क्रोमोसोम लघु और स्थूल होते जाते हैं। युग्मन गुणसूत्र नामक इकाई जो है यूग्लिक्स कहलाते हैं, जो कि 4 क्रोमोटेड्स के बनी होती है। इसे हम चतुर्कीय एंड टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पैकेटियंस। अवस्था को होते होते जो है जीन विनियम क्रॉसिंग ओवर होना आरंभ हो जाती है, और तब पश्चात जो होते हैं सिस्टर यानी क्रोमोटेड समझाते जोड़े के बीच सभी क्रोमोटेडों का जो होता है टूटना और उनके खंडन को जो विनिमय आरंभ हो जाती है। अंत विनियम अब पुण्य योजन बिंदु एक्स आकृति का दिखाई देता है, और इसे जो है कैटोसिस यानी साइमोसिस यानी बहुवचन साइमोइड कहते हैं, और जो जिन बिंदुओं यानी पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर करते हैं। उसके पश्चात जो है हमारा टिप्पल्स डिप्लोमेटिस या डिप्लोमेंट ग्रीक डिप्लोमेंस दोहराना। गुणसूत्र अधिक कुंडलित और छोटा सा होता है, और ये समजात गुणसूत्रों को जो है सेंटीमीटर जो पृथक होना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है, कहते हैं गुणसूत्र एक समझाते युग्म के 2 विविजित्य क्रोमोडेट एक या अधिक बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। इन बिंदुओं को जो है कैंटो जो है मेटा कहते हैं। कैंटो मेटा पर भी समजात गुणसूत्र के बीच क्रोमोटिड्स के खंडों का विनिमय होता है, और इस प्रक्रिया को जो है अनुवांशिक पुनर्योजन यानी जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके बाद बात है प्रागतिक्रम यानी डायकोनेसिस। डायकोनिस मीन्स होता है द्वारा विभिन्न दिशाओं में, यानी काइनेसिस का मतलब होता है गति। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है डायकोनोसिस के बारे में। कहते हैं अधिक कुंडलन के कारण युग्मली लघुत्तम और स्थूल हो जाते हैं। युगली जो है गुणसूत्र के समजातीय गुणसूत्र के सेंट्रोमियर और असमजातीय खंड एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, और ये विकर्षण के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं परिणाम स्वरूप जो है युग्लिस विधित आकृति जैसे O, X और 8 जैसे बन जाते हैं। आकृति का बना प्रतीक युग्म जो है कैंटोमेंटा की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद है केंद्र की झिल्ली और केंद्रीय लुप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है तर्कु यह है स्पैंडल फॉर्मेशन निर्माण पुण्य हो जाती है। उसके पश्चात जो आती है मध्यावस्था। इस मध्यावस्था में जैसे आप देख भी सकते हो कि कैसे मध्यावस्था में जो है डिवीजन हो चुकी है। युग्म गुणसूत्र अपने आप को जो है मध्य तल पर व्यवस्थित कर लेती है। समझाते गुणसूत्र इस प्रकार जो है व्यवस्थित होते हैं कि सभी मात्र अथवा उनका जनक गुणसूत्र एक ही ध्रुव पर नहीं जुड़ते पाते हैं, और दूसरे जो है ध्रुव में कुछ मात्र और कुछ जनक गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उसके बाद चाहते हैं तंकु जो है तर्क तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमेयर्स के साथ जुड़ जाते हैं। युगल का एक सेंट्रोमेयर एक ध्रुव पर जुड़ जाता है और दूसरे जो विपरीत ध्रुव पर पृथक हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से अलग होकर जो है एक नया क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, एक नया जो है बनते हैं। उसके पश्चात है पार्श्व अवस्था। देखिए तर्क तंतु छोटे होने लगते हैं और समझाते गुणसूत्र को जो सेंटीमीटर तर्क तंतुओं के साथ साथ विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते चले जाती हैं, और सेंटीमीटर का विभाजन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, वो जो है विभाजित नहीं करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है। इस प्रकार जनक कोशिका गुणसूत्रों का जो है आधा भाग एक ध्रुव पर पहुंच जाता है और शेष आधा भाग विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाता है, यानी इसमें 2 अलग अलग ध्रुवों पर बन जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम मैट्रिक भी शो हो रहा है कि धीरे धीरे जो है डिवाइड होके एक अलग ध्रुव बना लेता है और अलग गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्रों का प्रत्येक समुच्चय जो कि किसी एक ध्रुव पर पहुंचते हैं जनक के मात्र गुणसूत्रों के मिले जुले भागों का एक बना होता है। कहते हैं मिसोसिस में मात्र और जनक दोनों के मिल जाने का मूल कारण यही है, यानी ये जो है मूल कारण है, और इसी कारण से जो होता है एक नया जो जीव की है उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात आता है अत्यंत अवस्था है। कहते हैं पृथक हुए गुणसूत्र नवनिर्मित सदस्य कोशिका में भी कुंडलित हो जाती है, यानी ये कुंडलित बना लेती है, जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा आपको। कहते हैं कोशिका में सेंटीमीटर की संख्या जनक कोशिका तुलना में की आधी होती है, और लेकिन क्योंकि प्रत्येक सेंटीमीटर में 2 क्रोमोटेड्स होते हैं, अंतर दोनों ध्रुवों पर जो अंत्यावस्था में एक डीएनए की मात्रा सामान्य होती है, अर्थात 2n जनक कोशिका की तरह जो है द्विगुणित, जहां s अवस्था में गुणसूत्र द्विगुणित होने से इस प्रकार विभाजनकारी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा जो है पश्च अवस्था 1 तक यानी 4n थी। सभी कोशिका में डीएनए की मात्रा पश्च अवस्था की तुलना में आधी रहती है, यानी 2n रहती है। केंद्र का पूरे दिखाई देता है और केंद्रीय झिल्ली भी बन जाती है। अंत कोशिका दूसरा जो अश्रुति विभाजन आरंभ हो जाता है। दूसरा जो होता है आरंभ हो जाता है। दूसरे अश्रुति विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। पूर्व अवस्था 2, पूर्व मध्य अवस्था 2 और पश्चिम अवस्था 2 और अंतिम अवस्था 2। ठीक है, इसमें जो है हमारा पूरे अवस्था 2 कहते हैं गुणसूत्र छोटे होकर फिर से दिखाई देने लगते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र के 2 क्रोमोटेड एकल सेंटीमीटर से जुड़ जाते हैं। कहते हैं तर्कु निर्माण आरंभ हो जाता है और केंद्रिक और केंद्रिक झिल्ली फिर से लुप्त होने लग जाती है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है।
उसके पश्चात है मध्य अवस्था 2। लेकिन दोस्तों डायग्राम में भी आप देख सकते हो क्रोमोसोम बदल पूर्व अवस्था में जो है अलग बन चुकी है। गुणसूत्र जो है अपने आप को मध्य रेखा पर व्यवस्थित कर लेती है। तर्क उपकरण निर्माण कार्य भी पूरी हो जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेंटीमीटर्स 2 तर्क तंतु के साथ विपरीत ध्रुवों पर जुड़ जाती है, ठीक है, और नया जो है बना लेती है। जैसे कि आप देख सकते हो पश्च अवस्था 2 में यहाँ प्रत्येक गुणसूत्र का जो है सेंटीमीटर विभाजित हो जाते हैं, और जिससे कि प्रत्येक क्रोमेटिड्स का अपना सेंटीमीटर होते हैं और प्रत्येक क्रोमेटिड अपूर्ण गुणसूत्र बन जाते हैं, यानी जो है पूरे वो सेंटीमीटर यानी जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 4 कोशिकाओं में प्रत्येक में गुणसूत्र की संख्या आधी रहती है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे होते हैं, यानी आधे माँ का आधे फादर का ही होते हैं। साथ ही जनक केंद्रक की जो 2n की तुलना में dn की मात्रा आधी रह जाती है, ठीक है, और साथ में जो है क्रोमेटिड अपने अपने सेंटीमीटर्स मिल जाते हैं और गुणसूत्र बन जाते हैं, और तंतुओं के संकुलन के कारण विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगती हैं। यानी जो है ये पूरे डिवाइड होकर 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। कहते हैं उसके पश्चात है अत्यय अवस्था 2। ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्र अपने आप को जो है गुणित संतरी कोशिकाओं के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। केंद्रकी और केंद्रकी झिल्ली पर फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होती है। यह 2 अंतर अवस्थाएं होती हैं, जो पहले असूत्री विभाजन 1 के बाद दूसरा असूत्री विभाजन 2 के बाद, अथवा कुछ मामलों में यह केवल अर्ध गुणसूत्र 2 के बाद ही होता है। इस प्रक्रिया के परिणाम में 4 अनगुणित कोशिकाएं बन जाती है, जो कि महत्वपूर्ण रखता है। अब देखिए अर्ध गुणसूत्र विभाजन का महत्व क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो यही होता है कि यह स्पीशीज के विभिन्न पीढ़ियों में जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या नियमित बनाए रखने में मदद करती है। दूसरी बात है असूत्री विभाजन युग्मों को यानी गैमेट के निर्माण युग्म जनन जो है गैमेटोजेनेसिस युग्मोकर्षण गैमेटोजेनेसिस के दौरान होती है, और इसके दौरान जो है गैमेटों में गुणसूत्र की संख्या दुगुणित N2N से घटकर अनगुणित 1 रह जाती है। यह गणित गैमेट निर्माण के बाद संगलित होकर द्विगुण युग्मक का निर्माण करती है। द्विगुणित युग्म से ही सामान्य द्विगुणित व्यवस्थित होती है, यानी इसी तरह से जो होता है गुणसूत्र आगे बढ़ता है। पूर्वावस्था में लक्षणों के नए समय के कारणों से स्थापित होती है, जैसे मात्र और जनक जो है गुणसूत्रों के मिश्रित हो जाने से। पूर्वावस्था 1 के दौरान जीन विनिमय के कारण होता है, और इस परिणाम स्वरूप परिणाम से संतानों में माँ बाप दोनों के गुण जो है समावेश नए जीवन पुण्य जीव के कारण बनता है। यानी इसी कारण जो है नए जीव का जो है निर्माण होती है, और दोनों में जो है बच्चों का जो है गुण पाया जाता है। अब देखिए सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन में क्या अंतर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, तो इसको अच्छे से दोस्तों जरूर कर लीजिए, क्योंकि गुण सूत्री विभाजन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है इसमें सूत्री विभाजन में, असूत्री विभाजन में जो होती है कोशिका विभाजन 2 बार होती है। इसमें असूत्री विभाजन 1 और असूत्री विभाजन 2 के रूप में होती है। सूत्री विभाजन में क्या होता है, कार्य कोशिका के साथ साथ नए कोशिका में होते हैं, जो कि अर्धगुणित और द्विगुणित में बहुगुणित हो जाती है। और जो असूत्री विभाजन होती है उसमें सिर्फ द्विगुणित जाम कोशिका में होती है। इसमें पूर्वावस्था अल्प अवधि की होती है, जबकि पूर्वावस्था एक अपेक्षाकृत अवधि अनेक दिनों में चलती रहती है। जैसे बच्चे का निर्माण होता है तो कई दिनों तक चलता रहता है। इसमें कहा गया है कि पूर्वावस्था सरल होती है, इसमें पूर्वावस्था जटिल होती है, जिनमें 5 अवस्था लेप्टोटीन्स, जाइगोटीन्स, पैकोटीन्स, डिप्लोटीन्स एंड डाइकोसिस होते हैं। इसमें क्या होता है सिंपोसिस नहीं होते हैं, जबकि इसमें जो होता है पूर्वावस्था 1 के दौरान समजातीय गुणसूत्र के जो है सिंपोसिस होते हैं। उसके बाद है पूर्वावस्था के दौरान गुणसूत्रों के 2 नॉन सिमिस्ट क्रोमोडेंट के बीच खंडों का विनिमय होता है। इसमें कहते हैं 2 समजात गुणसूत्रों को जो है गैस सिमिस्ट केमेट के बीच जो है विनिमय के दौरान खंडों का विनिमय होता है। प्रत्येक गुणसूत्र को 2 क्रोमोडेंट का बना होते हैं, जो कि सेंटीमीटर के जरिए जुड़े रहते हैं। प्रत्येक यूग्लिस के 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंटीमीटर्स होते हैं। गुणसूत्र जो है पूर्वावस्था के आरंभ में ही द्विगुणित हो जाती है। इसमें जो है असूत्री में जो होता है पूर्वावस्था 1 में गुणसूत्र एकल रूप में दिखाई देता है, हालांकि अंतरावस्था 1 में डीएनए का जो है प्रतिकूलित पहले ही हो चुका होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। साथ में जो है इसका अंतर 9th ये कहेगा कि मध्य अवस्था में सभी सेंटीमीटर एक ही तल पर आ जाते हैं। ये जो है सूत्री विभाजन में है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या कहता है कि मध्य अवस्था 1 में सेंटीमीटर के 2 तलों में अनुक्रमित होते हैं, जो कि एक दूसरे से समांतर होते हैं। 10वां बात बताता है कि मध्य अवस्था प्लेट द्विगुणित गुणसूत्रों से बनी होती है, ठीक है। और इधर बताता है जो असूत्री में कि मध्य अवस्था प्लेट गुणसूत्रों की बनी होती है। 11वां पॉइंट बताता है कि सेंटीमीटर विभाजन पश्च अवस्था में होती है, और यहाँ जो है सेंटीमीटर प्रवस्था 1 में विभाजित नहीं होती है, सेंटीमीटर प्रवस्था 2 में विभाजित होती है।
ठीक है। इसमें बारहवां ये बात बताता है कि तर्क तंतु जो होती है अत्यवस्था में पूरी तौर पर लुप्त हो जाती है, जबकि इधर बताता है अर्धसूत्री विभाजन में तर्क तंतु अवस्था एक में पूरी तरह से विलुप्त नहीं होती है। उसके बाद इसमें 13वां बताता है केंद्रीय अंत्यावस्था में पुण्य दिखाई देने लग जाता है, यानी सूत्री विभाजन में पुण्य दिखाई देने लग जाता है, लेकिन इधर कहता है केंद्रीय अंत्यावस्था एक में दिखाई बिल्कुल नहीं देती है। ठीक है। सूत्री विभाजन के अंत में जो है सूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जो है आपका सूत्री विभाजन में है। लेकिन कहते हैं असूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से होकर घटकर अणगुणित में रह जाती है। ठीक है। उसके पश्चात अंध कोशिका के जनन संरचना पूर्णतः जनक कोशिका की जीन संरचना के सामान्य होता है, जबकि इधर कहते हैं कि संदर्भ कोशिका की जीन संरचना जनक कोशिका के जीन संरचना से भिन्न होती है। संदर्भ कोशिका गुणसूत्रों के जंतु में जीन व मात्र जीनों दोनों में ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद है इसमें माइटोसिस अपेक्षाकृत अधिक अल्प अवधि की होती है। माइटोसिस जो होती है अल्प अवधि की होती है, जबकि मियोसिस जो होती है अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि की होती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यही बताता है कि माइटोसिस वृद्धि टूट फूट की मरम्मत तथा वनस्पतिक और लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों में जनन का आधार होता है। यानी आप समझ सकते हो दोस्तों कि मियोसिस विभाजन जो होती है, यानी सूत्री विभाजन जो होती है वो टूट फूट या वृद्धि करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर जो है मियोसिस जो होते हैं लैंगिक जनन में क्रोमोसोम संख्या विभिन्न पीढ़ियों में नियमित बनी रहती है, और साथ ही भी आने वाली पीढ़ियों में जो है आनुवांशिक विविधता भी जाती है। तो ये जो है दोनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम व्यू से करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अंत में यही बात होती है कैरियोटाइप्स क्या होती है, क्या है आखिर। गुणसूत्र केवल मध्यावस्था यानी मेटाफेस में ही दिखाई देते हैं, जब उनकी जो फोटो खींची जाती है और उनके आकार के अनुसार उन्हें काट कर जोड़ा बना लिया जाता है। तो इस प्रकार किसी विशिष्ट के समझाते गुणसूत्र का विन्यास आकार के अनुसार नीचे की ओर जाते हुए अवरोह क्रम को कैरियोटाइप्स कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो है इसको आगे पार्ट में पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर हम करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है इसी के साथ जो है ख़त्म भी हो जाती है हमारा पूरा सिलेबस। ठीक है। चौथा चैप्टर जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा गुण मियोसिस के जान के आपको भी हैरानी होगी। ठीक है। तो हैरानी तो होना ही चाहिए, और बच्चे इसको बार बार देखिएगा तो और भी क्लैरिटी आपके समक्ष होता जाएगा। ठीक है। जो भी बात थी मैंने हर एक बात को समझाने की कोशिश किया है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है हमेशा आपके लिए अग्रसर है, हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों जो है इसको आगे बढ़ाइए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है। क्योंकि आपको जब अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी समझ में आएगा, मेरा विश्वास है। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ मैं एक इत्र हूँ, आप जो हो एक वायु हो। मैं इत्र हूँ, अगर आप तभी मैं खुशबू फैल पाऊँगा हर जगह जब आप वायु के द्वारा इसको लेके चलोगे। तो ये आपके लिए था। ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा कितना हेल्पफुल बनता है मेरे लिए। ठीक है। हम अगले पार्ट में मिलेंगे, 5th चैप्टर में मिलेंगे, आगे करेंगे और भी आगे मज़ेदार टॉपिक है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।